हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं हिंदू न्यूज़पेपर के वोकेबुलरी के वर्ड्स डिस्कस करूंगा। इसमें प्राइमरीली मैं दिसंबर और नवंबर 2016 के वर्ड्स कवर करूंगा। ये जो शब्द हैं ये हर हफ्ते स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं। इससे पहले लगभग 6 वीडियो हिंदू वोकेबुलरी के और लगभग 15 वीडियो जनरल वोकेबुलरी के मैं ऑलरेडी हिंदी भाषा में अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है जब आपको कोई किसी भी चीज में चेंज नजर आता है। किसी भी चीज में अगर सीरियस चेंज नजर आए तो बोलते हैं ड्रास्टिक। तो ड्रास्टिक का मतलब होता है सीरियस या रेडिकल या सब्सटेंशियल या एक्सट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बहुत मोटा व्यक्ति हूं और मैं जिम जाता हूं और मैं 2 महीने जिम करने के बाद बहुत ज्यादा पतला हो जाता हूं, तो मेरी बॉडी में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, यानी कि एक सीरियस चेंज आया है, यानी बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, रेडिकल, सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं ड्रास्टिक। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें देश की हालत बदलनी है तो हमें ड्रास्टिक मेजर्स या ड्रास्टिक स्टेप्स यानी कठोर कदम उठाने होंगे, सीरियस कदम उठाने होंगे। तो कठोर को बोलते हैं रेडिकल। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में सिर्फ छोटे मोटे से बात नहीं बनेगी, यानी माइल्ड और मॉडरेट से बात नहीं बनेगी। माइल्ड का मतलब होता है बहुत कम और मॉडरेट का मतलब होता है मध्य। तो हमें बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठाने होंगे, यानी ड्रास्टिक चेंजेस आर नीडेड। अभी आप मैप देख सकते हैं, इस मैप के अंदर जो ये एरियाज हैं ये क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से इनमें बहुत ज्यादा फर्क आया, यानी ड्रास्टिक चेंज है क्लाइमेट में। अगला शब्द है वैमी या डबल वैमी। तो जो न्यूज़पेपर में यूज होता है वो यूज होता है डबल वैमी। वैमी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी प्राकृतिक चीज जो आपके लिए बुरा समय लेके आती है, उसे बोलते हैं वैमी। और डबल वैमी का मतलब हो जाता है दोहरी मार, जिसे हिंदी में कहते हैं दोहरी मार। जो दोहरी मार जब आप झेलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी में कहावत होती है, सर मुंडाए ओले पड़ना, यानी एक तो आपने सर मुंडवा लिया ऊपर से ओले भी पड़ गए, तो वो दोहरी मार है, यानी डबल वैमी। तो जब दो बैड चीजें आपके साथ एक साथ होती हैं उसको बोलते हैं डबल वैमी। और वैमी मतलब होता है अगर कोई बुरी चीज आपके साथ होती है, कोई भी प्राकृतिक फोर्स जो आपके साथ बुरा करता है, उसको बोलते हैं वैमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी विमुद्रीकरण हुआ है और जो जॉबलेस लोग हैं उनके लिए ये दोहरी मार है। एक तो पहले ही जॉब नहीं है और दूसरी बात अब डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो पैसा है वो भी चला गया। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से जॉबलेस है उन पे दोहरी मार पड़ी है, यानी डबल वैमी। अगला शब्द है परसिक्यूट। परसिक्यूट करना यह एक बहुत कॉमन शब्द है जो न्यूज़पेपर में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई जर्नलिस्ट, कई पत्रकार ऐसा बोलते हैं कि सरकार उन्हें परसिक्यूट कर रही है क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध खबरें छापते हैं। तो परसिक्यूट का मतलब यह होता है दुर्व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, किसी को पनिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सरकार का पहला कदम क्या होता है, वो आपके खिलाफ इनकम टैक्स के रेट डलवाएगी, वो चेक करेगी आपने टैक्स की चोरी तो नहीं की। तो ये सब एक तरह का परसिक्यूट करना होता है, यानी किसी को एब्यूज करना, किसी को विक्टिमाइज करना, किसी को उत्पीड़न करना, किसी के साथ उसको उसका शोषण करना, उसको दुर्व्यवहार उसके साथ करना, उसको पनिश करना। तो ये सब मतलब होता है परसिक्यूट का। और किसी को भी परसिक्यूट करना ये एक बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी रही है किसी भी देश के लीडर्स की। कई देशों में तो ये होता है कि जो भी आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ उनको परसिक्यूट किया जाता है। तो परसिक्यूट मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, बहुत ही सिवियर, उसको पनिश करने के लिए, सबक सिखाने के लिए। अगला शब्द है लॉजिस्टिक्स। ये भी बहुत आप न्यूज़पेपर में सुनेंगे, लॉजिस्टिक्स, और जनरल लाइफ में भी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से कि मैं एक आइसक्रीम की रेडी लगाता हूं और आइसक्रीम की रेडी में हम दो बंदे काम कर रहे हैं। एक जो आइसक्रीम की रेडी में खड़े होकर लोगों से व्यवहार करता है, सामान बेचता है, और दूसरा जो ये मेक श्योर करेगा कि फैक्ट्री से आइसक्रीम लानी है जिससे शॉर्टेज ना हो जाए। तो यानी कि वो लॉजिस्टिक्स संभाल रहा है। लॉजिस्टिक्स का मतलब सिर्फ एक होता है, वो ये एक ऐसी साइंस है जिससे आप कहीं पर भी मटेरियल की या मैन पावर की, लोगों की कमी ना होने दें। लॉजिस्टिक्स का मतलब हर चीज का संचालन करना, उसको मेंटेन करके रखना। और ये चीज कोई भी हो सकती है, ये मटेरियल हो सकता है, कोई फैसिलिटी हो सकती है, कोई सुविधा हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। तो वो सब होता है लॉजिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आर्मी है, आर्मी में हमें बंदूकें खरीदनी पड़ती हैं, शस्त्र खरीदने पड़ते हैं, हथियार, शिप खरीदने पड़ते हैं, एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ते हैं। तो ये सब लॉजिस्टिक्स के अंदर आते हैं, यानी सामान या फिर आदमी या कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसको मेंटेन करना, उनका नंबर मेंटेन करना, ये सब आता है लॉजिस्टिक्स के अंदर। सामान की खरीद फरोख्त, ये सब लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। साइबर एटलिंग, ये बहुत पुराना शब्द है। साइबर एटलिंग बहुत ही पुराना और बहुत ही विशेष। साइबर एटलिंग का मतलब होता है अपने दुश्मन को अपना शक्ति प्रदर्शन करके डराने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल
कोई ऐसा देश बताइए जो साइबर रैटलिंग बहुत ज्यादा करता है। जैसे पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान बार बार कहता है हम आप पे न्यूक्लियर बम मार देंगे, तो वो एक तरह का साइबर रैटलिंग है, अपने दुश्मन को डराने की कोशिश करना। जैसे साइबर रैटलिंग में नॉर्थ कोरिया बहुत आगे है। तो ये डायग्राम में जो फोटो है ये नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया बार बार अपनी आर्मी का शक्ति प्रदर्शन करता है, उसको एग्जिबिट करता है दूसरे देशों को, खासकर अमेरिका को और उसके जो दूसरे दुश्मन है जैसे साउथ कोरिया, जिससे वो डर जाएं। इसको बोलते हैं साइबर रैटलिंग। और साइबर रैटलिंग में एक बात याद रखिए, SABRE है, ER नहीं होगा, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी काफी पूछा जाता है। तो बेसिकली किसी को भी अपना डराने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी होती थी पहले, और आज भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से ही खत्म कर देना। और इसके लिए बहुत अच्छे शब्द हैं हमारे पास, जैसे अपरूट। अपरूट क्या होता है? जैसे आपने कोई पौधा है, पौधे को उखाड़ फेंका, यानी जड़ से ही उखाड़ फेंका। जैसे भारत में पोलियो की दवाइयों की वजह से पोलियो जड़ से उठाकर फेंक दिया गया है, यानी हमने इसे क्या कर दिया है? अपरूट या इरेडिकेट कर दिया है। अपरूट जो वर्ड होता है वो जनरली फिजिकल चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन जो इरेडिकेट है जनरली हम इनटेंजिबल चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कोई डिजीज जड़ से उठा के फेंक दिया, या हमने अपने समाज में से करप्शन इरेडिकेट करनी है, हमें अपरूट करनी है। और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है एक्सटर्मिनेट या एक्सटरपेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब भी होता है किसी चीज को बिल्कुल जड़ से उठाकर खत्म कर देना, और एक्सटरपेट का मतलब भी वही होता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए, एक्सटर्मिनेट या एक्सटरपेट। अगला है कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब होता है मिलता जुलता, जो एक ही जगह से जिनकी उत्पत्ति हुई हो उसको बोलते हैं कॉग्नेट। जैसे जो स्पेनिश और फ्रेंच भाषा है ये कॉग्नेट है। इनको दोनों को बोलते हैं लैंग्वेजेस ऑफ रोमांस। तो ये दोनों ही रोमन भाषा से, जो रोमन लिपि है उससे ओरिजिनेट हुई हैं, इसलिए कहते हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो कॉग्नेट का मतलब बिल्कुल मिलती जुलती, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही मिलती जुलती हो, लेकिन थोड़ा सा उनमें सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, थोड़ा सा उनमें आपको मेल जोल मिलेगा, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति है वो एक ही जगह से हुई है, उसको बोलते हैं कॉग्नेट। अगला है ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है धोखा देना। और ये वर्ड जो हमारे इतिहास में यूज होता है बहुत ज्यादा, या पॉलिटी में यूज होता है, वो होता है जब आप देश के साथ गद्दारी करते हैं। या तो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, या फिर अपने स्वामी के साथ। जैसे कोई नौकर है, अगर वो अपने मालिक के साथ गद्दारी करे तो वो ट्रीजन है। तो ट्रीजन आप जनरल सेंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जो ज्यादातर यूसेज होती है वो होती है जब आप अपने देश के साथ गद्दारी करते हो या अपनी सेना के साथ गद्दारी करते हो। जैसे हमारे इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, जैसे मीर जाफर राय, जयचंद राय, इन्होंने देश के साथ अपनी सेना के साथ गद्दारी की, तो वो उसको बोलेंगे ट्रीजन। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ये है एडवर्ड स्नोडेन, जो CIA में था, और इसने अमेरिका की पोल खोल दी बहुत सारी चीजों में। तो अमेरिका ने कहा है कि इसने देश के साथ गद्दारी की है। इसने ये कहा पूरी दुनिया को कि अमेरिका दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों पर नजर रखता था, तो इसने अमेरिका की पोल खोल दी, तो ही इज चार्ज विद ट्रीजन। इसके ऊपर ट्रीजन का इल्जाम अमेरिका ने लगाया है। और ट्रीजन के लिए दो वर्ड और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम सिनोनिम। पहला है ट्रेचरी, तो ट्रीजन से ही बेसिकली वर्ड बना है ट्रेचरी, ये नाउन हो गया। और डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा, तो डिसीट एक थोड़ा सा जनरल वर्ड है। नेक्स्ट है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जब कोई चीज इतनी बड़ी या इतनी ताकतवर हो कि आप उसका सम्मान करेंगे, या तो उसका सम्मान करेंगे या उसे डरेंगे, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। जैसे फॉर एग्जांपल जो हिमालयाज हैं वो एक ऐसे पहाड़ हैं जो भारत और चीन के बीच में एक फॉर्मिडेबल बैरियर है, यानी कि एक बैरियर का काम करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा बैरियर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई फेंसिंग लगा दी, ये बहुत बड़े हैं, लगभग 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो ये काफी फॉर्मिडेबल हैं, यानी इनकी काफी शक्ति है, ये सम्मान के योग्य हैं या ये डर के योग्य हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। जैसे मान लीजिए आपकी कोई टीम है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आप किसी कमजोर टीम के साथ खेल रहे हैं। अचानक आप देखते हैं मैच से 2 घंटे पहले कि उनकी टीम में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी अचानक आ गए हैं, तो आप कहेंगे कि दिस वीक टीम लुक्स फॉर्मिडेबल नाउ, यानी कि जो पहले में जिसको हम कमजोर समझते थे वो काफी फॉर्मिडेबल लग रही है, यानी इनको सम्मान देना जरूरी है, हम इनको हल्के में नहीं लेंगे। तो जब कोई चीज पावरफुल हो जाती है थोड़ी सी, जब उस भयावह हो जाती है, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। बाइगॉट्री, बाइगॉट्री का मतलब होता है आपका अपना एक ऐसा ओपिनियन, और आप उससे बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं, आप एकदम इंट्रैक्टेबल हैं उससे, मतलब आप बिल्कुल उससे बायस्ड हैं, यानी कि आप पक्षपात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मन में अपनी इमेज बना ली कि जो युवा होते हैं वो लफंगे होते हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो गैर जिम्मेवाराना होते हैं, लापरवाह होते हैं, और वो अपने उस इमेज से, अपने उस ओपिनियन से हट ही नहीं रहा है, तो वो बायगॉट्री है। बायगॉट्री किसी भी चीज में हो सकती है, धर्म के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, किसी भी चीज के खिलाफ अगर आपकी कोई
ओपिनियन है और उस ओपिनियन से आप बिल्कुल अडिग हैं, हिलने को तैयार नहीं है, तो उसको बोलते हैं बाइगॉट्री। जैसे मेरी जो टीचर है वो ये माई टीचर इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाइगॉट हु बिलीव्स ऑल टीनेजर्स आर बैड। मेरी जो टीचर है वो एक बाइगॉट है। बाइगॉट्री में जो विश्वास करे वो है बाइगॉट। वो अपने इस ओपिनियन से कि जो टीनेजर होते हैं, जो युवा होते हैं, वो सारे ही बुरे होते हैं, इस ओपिनियन से हिलने को तैयार नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूं शी इज अ बाइगॉट। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो आतंकवाद है वो सिर्फ मुसलमान फैलाते हैं। ये एक बाइगॉट्री वाला डिसीजन है, अपने इस ओपिनियन से वो हटने को तैयार नहीं है, तो ये एक बाइगॉट्री कहा जाएगा। अगला होता है जंप ऑन द बैंड वैगन। तो वैसे जो न्यूज़पेपर में वर्ड जो आता है वो हमेशा पूरा आता है, जंप ऑन द बैंड वैगन। सिर्फ बैंड वैगन अलग से नहीं आता। बैंड वैगन तो एक कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा एक ऐसी जगह होती है जिसपे कोई गाने बजाने वाले बैठ जाते हैं, जैसे बैंड होता है कोई, और उसमें कोई भी चढ़ सकता है, कोई भी उतर सकता है, इसीलिए बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। देखिए, जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब ये होता है, आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, एक कोई शादी जा रही है, बारात जा रही है, उस बारात में कहीं म्यूजिक बज रहा है, और उस म्यूजिक के ग्रुप में कोई भी जाके म्यूजिक बजा सकता है, कोई भी जाके म्यूजिक बजा सकता है, और कोई भी म्यूजिक बजाना बंद कर सकता है। यानी जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई भी हिस्सेदार बन जाता है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गई या फैशनेबल हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आजकल हर कंपनी ऑनलाइन आ रही है, तो ये क्या है, जंप ऑन द बैंड वैगन। यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो एक समय के लिए पॉपुलर हो जाए या फैशन में आ जाए, तो सब वो करने लगते हैं, सब बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं, उसको बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत में बहुत सारे कंट्री हैं जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, जैसे फ्रांस बना रहा है, जैसे रशिया बना रहा है। इसी तरह जर्मनी ने सोचा मैं भी क्यों पीछे हटूं, तो जर्मनी ऑल्सो जम्प्ड ऑन द स्मार्ट सिटी बैंड वैगन। और यही हेडलाइन आई थी न्यूज़पेपर के अंदर कि जर्मनी भी भारत में स्मार्ट सिटी बनाएगी, जर्मनी जंप्स ऑन द स्मार्ट सिटी बैंड वैगन। इनकारनेट, इनकारनेट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी क्वालिटी को बिल्कुल दर्शाता है। यानी कि कोई भी अगर आप क्वालिटी लें या आइडिया लें और कोई चीज अगर उसको दर्शाती है, तो वो है इनकारनेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि गॉड इनकारनेट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने समाज के लिए बहुत किया, लोगों के लिए बहुत किया, तो मैं कहता हूं ये साक्षात भगवान का अवतार है। तो इनकारनेट का मतलब होता है हिंदी में अवतार। गॉड इनकारनेट में किसको कहूंगा, जिसमें गॉड की सारी क्वालिटीज हो। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, वो हमारे नेशन के पॉलिटिकल आइडल्स को इनकारनेट करते थे। यानी हमारे जो देश की राजनीतिक जितने भी आइडियल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो हम उनके अंदर देख सकते थे। तो एक तरह से वो उनका जीता जागता अवतार थे, रूपांतर थे। तो इसको बोलते हैं इनकारनेट। जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, उसमें कोई क्वालिटीज निहित हो, उसको बोलते हैं इनकारनेट। अगला है प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब होता है अगर कोई चीज होने वाली हो, उसका अगर आपको कोई सूचक मिल जाए, कोई साइन मिल जाए कि हाँ ये होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बारिश होने वाली है तो काले बादल क्या है, उसका प्रीसेज है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में बहुत आता है वो है हार्बिंगर। इनफैक्ट प्रीसेज एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हार्बिंगर बहुत पूछा जाता है। तो हार्बिंगर हो गया या पोर्टेंट हो गया। पोर्टेंट मतलब भी वही होता है साइन, किसी चीज का साइन या ओमेन। ओमेन भी होता है अगर आप किसी चीज को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकें कि क्या होने वाला है। और भविष्यवाणी करने को बोलते हैं प्रोफेसी। तो एक तरह का लूजली प्रोफेसी भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बादलों को देखकर आप ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बारिश होने वाली है। तो प्रीसेज मतलब किसी चीज का सूचक। नेक्स्ट है डिप्लीट। डिप्लीट मतलब होता है जब कोई चीज बहुत कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी जो शुद्ध हवा है वो डिप्लीट हो रही है क्योंकि पोल्यूशन फैलता जा रहा है। इसी तरह से हम इतनी सारी लकड़ी यूज करते हैं, हमारे जो जंगल हैं वो हमारी फैक्ट्रीज के कारण डिप्लीट होते जा रहे हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। डिप्लीट मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी या अमाउंट में कमी आना, उसको बोलते हैं डिप्लीट। और इसका बिल्कुल उल्टा वर्ड होता है रिप्लीट। रिप्लीट मतलब किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना, सरप्लस होना, उसको बोलते हैं रिप्लीट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ग्लास लिया और ग्लास पूरा लबालब पानी से भर दिया एकदम ऊपर तक, और फिर मैं और पानी नहीं डाल सकता उसमें, तो वो एकदम रिप्लीट हो गया उससे। और डिप्लीट बिल्कुल उल्टा। स्टिग्मा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिग्मा, जैसे फॉर एग्जांपल, स्टिग्मा वैसे तो देखिए एक फूल का पार्ट होता है, लेकिन अगर आप कभी भी अगर स्टिग्मा को देखेंगे तो उसके साथ ये अटैचमेंट होता है। तो इसीलिए जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं स्टिग्मा अटैच्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टिग्मा का मतलब ये होता है कई हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो उसमें ऐसी कुछ परंपरागत नेगेटिव इमेज होती है किसी चीज को लेके कि अगर आप वो काम करेंगे तो समाज की नजरों में गिर सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कई बार सुना होगा कि अगर शादी के लिए लड़की देखते हैं तो कई बार पूछते हैं कहीं लड़की चश्मा तो नहीं लगाती, तो वो एक स्टिग्मा है, यानी समाज में उसे उतना अच्छा नहीं समझा जाता।
कई बार जैसे कहते हैं कि अगर कोई विधवा तो नहीं है लड़की कहीं, तो यानी क्योंकि विधवा होना एक स्टिग्मा है। तो आजकल अच्छी बात है कि हम एजुकेशन की वजह से इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बहुत चीज़ों को लेकर स्टिग्मा होता है। अगर मान लीजिए कोई शराब पीता है तो वो भी एक स्टिग्मा है, टैबू है। इससे टैबू यानी अगेन समाज में कोई ऐसा व्यवहार जो दुर्व्यवहार के रूप में समझा जाता है, उसको बोलते हैं टैबू। तो स्टिग्मा मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपका पीछा नहीं छोड़ती, समाज उसे अनफेयर या नेगेटिव वे में लेता है, सोसाइटी उसको नेगेटिव वे में लेती है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। एम्बुश, एम्बुश का मतलब होता है छुप के वार करना, छुप जाना, एम्बुश बोलते हैं इसे। जनरली सोल्जर्स के लिए अप्लाई होता है, सरप्राइज अटैक करना। आपने गुरिल्ला वॉरफेयर सुना होगा। गुरिल्ला वॉरफेयर हमारे बहुत बड़े बड़े शूरवीर करते थे, जैसे शिवाजी जी करते थे। जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे वॉरियर्स थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। तो ये एक तरह का वॉरफेयर होता है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही दिमाग वाला ये वॉरफेयर होता है। इसमें छुप के भी वार किया जाता है और बहुत तरीके से दुश्मन को एकदम सरप्राइज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं एम्बुश। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा जो सोल्जर है वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके रंग वाली ड्रेस पहन के लेटे रहते हैं बहुत देर तक, और फिर अपने वो एनिमी जो दुश्मन है उसका वेट करते हैं। तो ये एक एम्बुश है। द सोल्जर्स वर लाइंग इन एम्बुश, मतलब सोल्जर जो थे उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था। एम्बुश मतलब छुपना, कोई भी एक ऐसा कार्य जिसमें आप छुपते हैं उसको बोलते हैं एम्बुश। नेक्स्ट है कन्वल्स। कन्वल्स दो तरह से यूज होता है। एक तो होता है मेडिकल, जो मेडिसिन में यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो अचानक फर्श पे लेट जाता है, उसके मुंह से झाग निकलते हैं, वो कन्वल्स होता है, यानी उसका पूरा शरीर बहुत तेज तेज हिलने लग जाता है, उसको बोलते हैं कन्वल्स। उसमें जो बॉडी है उसकी जो मसल होती है उस पर जो पेशेंट है उसका बस नहीं चलता, इसलिए उसकी बॉडी हिलने लग जाती है बहुत तेज तेज, उसको बोलते हैं कन्वल्स करना। लेकिन कन्वल्स का एक मतलब और है। मान लीजिए किसी देश में तख्ता पलट हुआ है, या किसी देश में कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। अगेन देश क्या कर रहा है, हिल रहा है, यानी कन्वल्स हो रहा है। तो कन्वल्स को हम जरूरी नहीं है किसी मेडिकल साइंस में ही यूज करते हैं, इसका एक फिगरेटिव मतलब भी निकलता है, हम इसको जनरल लाइफ की चीजों में भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर कोई ऐसी चीज हो देश में जो उस देश को हिला के रख दे, उस देश में अफरा तफरी मच जाए, तो उसको बोलते हैं कन्वल्स हो रहा है। जैसे अभी विमुद्रीकरण हुआ है तो उसके कारण आप बोल सकते हो इंडिया हैज कन्वल्स्ड बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक एक मेडिकल टर्म भी है और एक जनरल टर्म भी है। थेरेप्यूटिक मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके दिमाग को या शरीर को सेहतमंद बनाए, उसको अच्छा फील करवाए, वो है थेरेप्यूटिक। आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप अचानक जाके वॉक ले आइए, या अपने गार्डन में काम कर लीजिए, या अपने खेत में खेती कर लीजिए, तो वो एक तरह से आपके दिमाग को सूद करेगा, दिमाग को काम करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को शांत करेगा, आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, आपकी फीलिंग्स को अच्छा करेगा, तो वो थेरेप्यूटिक है। तो कोई भी चीज थेरेप्यूटिक हो सकती है। किसी के लिए कोई बड़े कार्य थेरेप्यूटिक होते हैं, किसी के लिए भोजन थेरेप्यूटिक होता है, किसी के लिए गार्डनिंग यानी गार्डन में जाके बगीचे में जाके काम करना, पौधों को पानी देना। तो अलग अलग चीजें हैं जो थेरेप्यूटिक हो सकती हैं। जो दवाइयां होती हैं वो तो थेरेप्यूटिक होती हैं क्योंकि वो तो बनी ही इसलिए है कि आपकी सेहत या दिमाग पे अच्छा प्रभाव डाले। तो इसके लिए जो अच्छे वर्ड हैं वो हैं सेलुब्रियस। सेलुब्रियस भी बहुत आता है, सेहतमंद को बोलते हैं सेलुब्रियस। तो कोई भी चीज थेरेप्यूटिक या सेलुब्रियस हो सकती है। और क्यूरेटिव मतलब होता है किसी चीज को क्योर कर देना, यानी उसका समाधान कर देना, तो उसको बोलते हैं क्योर कर देना। पैरानोइया, पैरानोइया बोलते हैं जब आप, ये एक तरह की दिमागी बीमारी है पैरानोइया। पैरानोइया मतलब होता है जब आप ये समझते हैं कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। हमेशा आप किसी नए आदमी से मिलते हैं, जनरली वो लोग जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई उनसे नया आदमी मिलता है तो वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उनको लगता है वो उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उनके अंदर जो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है वो निकल के बाहर आता है, वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। तो पैरानोइया एक मेंटल डिजीज भी होता है। इसमें हमेशा आदमी ये सोचता रहता है कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत शक्की किस्म का होता है, जो शक करता है, उसको बोलते हैं पैरानॉइड। यानी जो पैरानोइया का शिकार है वो है पैरानॉइड। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा शक्की है उसको बोलते हैं पैरानॉइड। क्रेवन, क्रेवन का मतलब होता है जिसमें जो कायर होता है, जिसमें कोई साहस ना हो, असाहसी, उसको बोलते हैं कायर, कावर्ड। डस्टार्डली, यानी उसका जो बिहेवियर एकदम डस्टार्डली है, एकदम कायरतापूर्ण, मुसीबत देख के जो हमेशा भाग जाए, उसको बोलते हैं क्रेवन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है यहां, ही प्रूव्ड ही वाज नॉट क्रेवन व्हेन ही रैन इनटू अ बर्निंग बिल्डिंग टू सेव अ स्ट्रेंजर। उसने प्रूव कर दिया कि वो कायर नहीं है जब वो एक जलती हुई बिल्डिंग में कूद के उसने एक स्ट्रेंजर की जान बचा ली। तो क्रेवन मतलब होता है कायर। एपोस्टल, एपोस्टल के दो मतलब होते हैं। एक तो एपोस्टल का मतलब होता है जो ईसा मसीह थे
उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था कि वो इस जाके ईसाई धर्म का, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे, तो उनको एपोस्टल बोलते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में आपको इस सेंस में नहीं मिलेगा एपोस्टल। एपोस्टल बेसिकली पॉजिटिव वर्ड है, और एपोस्टल जैसे ईसा मसीह ने जो लोग चुने जो धर्म का प्रचार करेंगे उनको एपोस्टल कहते थे। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज का प्रचार करता है तो उसे बोलते हैं एपोस्टल, या उस चीज का आप उसे एक तरह से, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था इनकारनेट या एम्बॉडीमेंट, वो बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, केजरीवाल इज अ मैन वंस नोन एज द एपोस्टल ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। केजरीवाल जो है वो एक समय जो ऑनेस्ट पॉलिटिक्स है, ईमानदार राजनीति, उसके एपोस्टल यानी उसके चिन्ह, उसके सिंबल समझे जाते थे। तो ये एक आइडिया है या एक पॉलिसी है जिसको कोई आदमी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, या उस चीज को जीते जागते उसका एक तरह से हम उसमें अवतार देख सकते हैं उस चीज में, तो उसको बोलते हैं एपोस्टल। लिटिगेंट, लिटिगेंट वर्ड होता है कोई भी व्यक्ति अगर कोई अदालत में है तो लिटिगेंट है। या अब अदालत में व्यक्ति क्यों होगा कोई, या तो उसके ऊपर मुकदमा किया गया है या उसने किसी पर मुकदमा किया है। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कानूनी केस में उलझा हुआ है वो है लिटिगेंट। अब लिटिगेंट दो तरह का होता है, एक या तो उसने केस किया है किसी पे तो वो बन गया प्लेंटिफ, प्लेंटिफ, और या वो हो गया डिफेंडेंट। तो या कहने का मतलब, या तो उसने किसी पे इल्जाम लगाया है या फिर वो एक्यूज्ड है यानी उसके ऊपर इल्जाम लगा है। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। प्लेंटिफ होता है जो जिसने इल्जाम लगाया है, और डिफेंडेंट होता है जो अपने आप को बचाएगा, और जो अपने आप को बचाएगा आप उसको एक्यूज भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही अदालत में उलझे हुए हैं, तो दोनों हैं लिटिगेंट। नेक्स्ट है स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब होता है कोई बड़ा कदम उठाना, बड़ा कदम। अब ये कदम फिजिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रूम के इस कोने में खड़ा था और मेरा मित्र रूम के उस कोने में खड़ा था, और वो 4 छलांग मार के मेरी तरफ आ गया, यानी उसने बड़े बड़े कदम लिए मेरी तरफ, यानी लॉन्ग स्ट्राइड्स। लेकिन जनरली इस सेंस में हम यूज नहीं करते, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब कदम। लेकिन मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरी कंपनी पूरी दुनिया में राज करना चाहती है, इस दिशा में उसने बड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है। अब यहां पे जो कदम उठाए हैं, मतलब जरूरी नहीं कि उसने कदम वैसे कदम उठाए हैं, यानी कि कुछ हमने स्टेप्स लिए हैं। अब वो स्टेप्स कैसे हैं, फिजिकल स्टेप्स नहीं है, वो जनरल स्टेप्स हैं। तो उस सेंस में ज्यादा हम यूज करते हैं कि मेरी कंपनी ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, इसलिए मैंने वोकेबुलरी के वीडियोस देखने शुरू करे हैं, तो मैंने ये बड़े कदम उठाए हैं इंग्लिश सीखने की तरफ। आई हैव टेकन लार्ज स्ट्राइड्स। एंक्लोजर, कोई भी ऐसी चीज जो हम लिमिट कर देते हैं उसके दीवार लगा के। अब ये दीवार कैसी भी हो सकती है, हम फेंसिंग कर सकते हैं या बाड़ लगा सकते हैं, हम लकीरें खींच सकते हैं। बेसिकली हम किसी चीज को बंद करनी है हमें। जैसे अगर हमें घोड़े पालने हैं तो हम घोड़े पालने के लिए हमारा जो खेत है या हमारा जो फार्म हाउस है उसमें चारों तरफ हम उसे बंद कर देंगे, दीवारें लगा देंगे, तो हमने वो एंक्लोजर कर दिया। कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम दीवार लगा देते हैं या फेंसिंग कर देते हैं, कोई भी चीज, उसको बोलते हैं एंक्लोजर। इंटेलेक्चुअल, कोई भी व्यक्ति जिसके पास अच्छा दिमाग है, अच्छा ज्ञान है। सेरिब्रल, सेरिब्रल मतलब बहुत अच्छा ज्ञानी पुरुष है, दिमाग लगाता है चीजों में, आईक्यू अच्छा है उसका, कॉग्निटिव एबिलिटी है यानी सोचने समझने की शक्ति रखता है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल लगते हैं कई बार, तो वियरिंग ग्लासेस मेक यू लुक मोर इंटेलेक्चुअल। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति उतना तेज नहीं होता लेकिन चश्मा लगा ले तो लगता है कई बार ये तो इंटेलेक्चुअल है, यानी ये तो शक्ल से ज्ञानी लगता है। तो ज्ञानी, ज्ञानवान, स्कॉलरली पर्सन जो होता है उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। ज़ेनोफोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिक्शनरी.com का नाम आपने सुना होगा, उसने इसको वर्ड ऑफ द ईयर कहा है, यानी 2016 में सबसे पॉपुलर वर्ड रहा ज़ेनोफोबिया। ज़ेनो मतलब होता है बाहर की कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं ज़ेनो। तो ज़ेनोफोबिया मतलब होता है अगर आपको बाहर की किसी चीज से डर लगता है या बाहर के लोगों से डर लगता है, उसको बोलते हैं ज़ेनोफोबिया। तो इस साल ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, क्योंकि हमने देखा दूसरे देशों के जो रेफ्यूजी हैं, उन्होंने जब वो दूसरे देशों में गए तो बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले किए, तो इससे ज़ेनोफोबिया डेवलप हो गया। जैसे जर्मनी के अंदर जो एंजेला मर्कल है, वहां की चांसलर, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रेफ्यूजी को आने दो, ये अच्छी बात है कि हमें जो शरणार्थी हैं उन्हें शरण देनी चाहिए। लेकिन जब रेफ्यूजी आए तो उन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक कर दिए, तो एक जर्मनी के लोगों में ज़ेनोफोबिया हो गया, यानी बाहर के लोगों के खिलाफ नफरत हो गई, बाहर के लोगों के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग नफरत हो गई, उसको बोलते हैं ज़ेनोफोबिया। और ज़ेनोफोबिया किस सूरत में देखा जाता है, अगर मान लीजिए आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा राष्ट्रवाद जब हो जाता है, तो उस केस में भी ज़ेनोफोबिया डेवलप हो जाता है। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस बोलते हैं जो अपने आप पे संयम रखता है, उसको बोलते हैं एब्स्टीमियस, यानी जो अपने आप पे जिसको
अपने आप पे लगाम रखने के योग्य है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शराब का शौकीन है लेकिन वो एक बोतल तक रुक जाता है तो वो एब्स्टीमियस है, यानी कि वो उस चीज में बहुत ज्यादा पागल नहीं हो रहा, अब उसे अपने आप पे कंट्रोल है। इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं एब्स्टीमियस। जो अपने आप पे सेल्फ रिस्ट्रेंट रखता है, अपने आप पे लगाम लगा सकता है, अपने आप में संयमी है, उसे बोलते हैं एब्स्टीमियस। डिस्कर्सिव, डिस्कर्सिव का मतलब होता है जब आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, यानी आप अपने पॉइंट से डाइग्रेस हो रहे हैं। आपको बोलना किसी और चीज पे है और बोल किसी और चीज पे रहे हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आउट ऑफ कंटेक्स्ट की मतलब आपने मान लीजिए कोई भाषण शुरू किया और वो भाषण है जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्लाइमेट चेंज, तो आपने 2 लाइनें बोली क्लाइमेट चेंज और उसके बाद 2 लाइनें बोली हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फिर 2 लाइनें किसी और चीज के ऊपर, तो आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसे डाइग्रेस हो रहे हैं, यानी आप डिस्कर्सिव हैं, आप इनकोहेरेंट हैं, यानी एक कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड रिटन अ डिस्कर्सिव एसे एंड देयरफॉर शी वाज फोर्स्ड टू गिव मी अ 0। मेरी टीचर ने मुझे कहा कि मैंने जो निबंध लिखा है वो डिस्कर्सिव है, इसलिए उसने मुझे 0 दे दिया, यानी उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब अगर आप निबंध लिखते हैं तो वो एक ही टॉपिक पे होना चाहिए, लेकिन आपने वो कैसा किया, आप इधर से उधर बार बार, एक चंचल मन है आपका, तो कभी आप कुछ लिख रहे हैं कभी कुछ और लिख रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा, यानी वो डिस्कर्सिव है। बास्टियन, बास्टियन के बहुत सारे मतलब होते हैं, मैं आपको बताता हूं न्यूज में कैसे यूज होता है। तो बास्टियन, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि जो सैफई है या मैनपुरी है वो मुलायम सिंह यादव का बास्टियन है, यानी कि उसका गढ़ है, कोई हरा नहीं सकता उन्हें वहां पे। तो बास्टियन मतलब होता है, एक तो होता है गढ़, और बेस्टियन का एक मतलब और होता है, असल में गढ़ को बोलते हैं बेस्टियन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक किला है और किले के बाहर में ये दीवारें बना देते हैं जिससे अगर कोई बांध चलाए या तोप चलाए तो किला बच जाए, तो ये जो दीवारें बाहर निकली हुई हैं ये बेस्टियन है। तो एक तो ये होता है, और दूसरा बेस्टियन का मतलब होता है गढ़। गढ़ मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे कोई पर्टिकुलर चीज देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं कि इंडिया इज अ बेस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र का गढ़ है, यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी सोच है जहां जो भारत सपोर्ट करता है, भारत उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी इंडिया इज अ बेस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि जो गोल्फ का खेल था, पहले सिर्फ मेल खेलते थे ज्यादातर, बाद में महिलाएं भी खेलने लगी, यानी पहले गोल्फ वॉज अ ऑल मेल बेस्टियन, यानी जो मैस्कुलिनिटी है उसका बेस्टियन था वो। तो कोई भी एक आइडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी जो किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी बिलीफ को, किसी आस्था को प्रोटेक्ट करती है, उसको बोलते हैं बेस्टियन। गुफ्फो, गुफ्फो मतलब होता है इतनी तेज हंसना कि आप अपनी हंसी रोक ही ना पाओ, बहुत ही भद्दे तरीके से हंसना, कई बार, लेकिन कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है ये। जब आप अपनी हंसी बेसिकली रोक ही ना पाओ, बहुत ही रफ तरीके से हंसना, बहुत ही आवाज कर करके हंसना, उसको बोलते हैं गफ्फो। फॉर एग्जाम्पल, हर रिमार्क स्पार्क्ड गफ्फॉज अराउंड द रूम, यानी उसने कुछ ऐसा कहा कि हर कोई ठहाके लगा के हंसने लगा। कैनोपी, कैनोपी के कई मतलब होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है जो कैनोपी वर्ड, वो होता है पेड़ों के रिलेटेड। जो पेड़ों की ऊपर तने होते हैं वो इतने घने होते हैं, उनमें इतनी सारी पत्तियां होती हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो जमीन पे भी नहीं आ पाती, इसको बोलते हैं कैनोपी, यानी जो पेड़ों की घनी शाखाओं को बोलते हैं कैनोपी। और एक कैनोपी का मतलब और होता है एक टेम्परेरी छत। देखिए, अगर सूरज की किरणें जमीन पर नहीं आ पा रही और पेड़ उसे रोक रहे हैं तो वो एक तरह का छत का काम कर रहा है। इसी तरह जब आप टेम्परेरी कोई छत लगा देते हैं उसे कैनोपी बोल सकते हो। जैसे कई बार आप देखोगे, आप कहीं मेले में जाओगे तो वहां स्टॉल लगे होते हैं, तो वो स्टॉल क्या है, टेम्परेरी छत है, यानी कैनोपी है। कई बार आप देखते हो कोई इंस्टीट्यूट है, उसकी एडवर्टाइज करने के लिए जगह जगह पे कैनोपी लगे होते हैं। आप प्रगति मैदान जाओगे या कहीं ट्रेड फेयर में जाते हो तो आप देखोगे बहुत सारी कैनोपी लगी होती हैं, कहीं पे फूड बिक रहा होता है, कहीं पे कुछ एडवर्टाइज हो रही होती है, तो ये सब कैनोपी हैं। जनरली कैनोपी आप देखते हो जैसे जो एयरटेल वाले हैं या वोडाफोन, इनके कैनोपी लगे होते हैं जगह जगह जिससे आप रिचार्ज करा सको, तो ये सब कैनोपी के अंडर आते हैं। पमेल, पमेल मतलब होता है किसी को मुक्का मारना, खिंचा के बहुत तेज पंच करना, तो पमेल। लेकिन इसका मतलब पमेल, अगेन देखिए इंग्लिश में आपने एक चीज नोट की होगी, एक तो मतलब होता है जो बिल्कुल उस शब्द से जुड़ा हुआ होता है, शाब्दिक अर्थ, लेकिन हम इंग्लिश में शाब्दिक के तौर पे नहीं यूज करते। जैसे पमल, अब किसी को पंच मारना, अब इसका यह मतलब नहीं है आप असली में पंच मार रहे हो, हाँ असली पंच मारने को भी पमेल बोल सकते हो, लेकिन उस सेंस में न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। पमेल का मतलब होता है जब आप किसी को मुक्का मारना, यानी किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज को इंसल्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मूवी आपने देखी, कोई पिक्चर देखी, पसंद नहीं आई, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में अपशब्द कहोगे दूसरों को, यानी आप उसको पमेल कर रहे हो। पमेल कर रहे हो मतलब आप उस पिक्चर का खंडन कर रहे हो,
आप उस पिक्चर की बुराई कर रहे हो, आप उसको एक तरह से मुक्का मार रहे हो, पंच कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पमेल। अगला है पेट्रोल। अब ये PETROL पेट्रोल नहीं है, ईंधन नहीं है जो गाड़ी में डलवाते हैं, ये है PATROL पेट्रोल। तो पेट्रोल मतलब होता है किसी चीज पे निगरानी रखना, उसको बोलते हैं पेट्रोल। जैसे आपने सुना होगा कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो हमारे शहर की पेट्रोलिंग करती हैं। जैसे हमने जो हमारे शिप होते हैं नेवी के, जल सेना के, वो हमारे समुद्र की, हमारी जो हमारा जो तट है उसकी रक्षा करते हैं। कैसे? उसकी निगरानी करते हैं। जो हमारा चौकीदार है वो क्या करता है? हमारे घर की पेट्रोलिंग करता है, हमारे घर की निगरानी करता है। तो पेट्रोल मतलब निगरानी रखना, विजिल रखना, VIGIL। ये भी एक अच्छा शब्द है। विजिल मतलब भी होता है निगरानी, चौकन्ना रहना। इरेट, इरेट मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना, इतना गुस्सा कि आप आग बबूला हो जाना, आपका गुस्सा सातवें आसमान पर होना, उसको बोलते हैं इरेट। वेरी वेरी एंग्री। इंडिग्नेंट भी बोल सकते हो, इंडिग्नेंट एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। अनॉय ये एक जनरल शब्द है। वैक्स करना बेसिकली होता है परेशान करना, पर अब आप किसी को बहुत ज्यादा परेशान करोगे तो फिर गुस्सा ही आएगा, तो वैक्स मतलब भी इस सेंस में यूज कर सकते हैं। और इरेसिबल होता है जिसको गुस्सा जल्दी आए। तो इरेसिबल पर्सन यानी द वन हु गेट्स इरेट इजीली, द वन हु गेट्स एंग्री वेरी इजीली, तो उसको बोलते हैं इरेसिबल पर्सन। मोडस विवेंडी, तो ये मैं खुद सरप्राइज हुआ था, ये न्यूज में था। मोडस विवेंडी, देखिए वैसे तो ये एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड एक्चुअली। इसका मतलब होता है जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ, लेकिन ये इस सेंस में यूज नहीं होता। मोडस विवेंडी होता है अगर आप किसी ऐसी व्यक्ति के साथ जिससे आपकी नहीं बनती, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि भाई उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाए, तो आप उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, उसे बोलते हैं मोडस विवेंडी। और ये किस सेंस में यूज होता है मैं बताता हूं। सीरिया में पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका। तो रशिया सपोर्ट कर रहा है सीरिया के राष्ट्रपति को, असाद को, और अमेरिका उसे हटाना चाहता है, लेकिन दोनों में कुछ हो ही नहीं पा रहा, युद्ध चल रहा है। अब दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो वो है मोडस विवेंडी। लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज होता है ये ऐसा नहीं होता परमानेंट, ये टेम्परेरी कॉम्प्रोमाइज को बोलते हैं कि एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज है। अमेरिका और रूस नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा चीजें और उलझें और ज्यादा शत्रुता बढ़े दोनों देशों में, तो एक तरह का प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है आगे देखेंगे क्या होगा, अभी के लिए हम रुक जाते हैं, युद्ध को रोक लेते हैं। यानी उन्होंने सीज फायर कर दिया है, यानी लड़ाई रुक गई है। सीज फायर मतलब लड़ाई का रुक जाना। तो मोडस विवेंडी होता है जब एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज दो लोग कर लेते हैं या दो पार्टी कर लेती है जिनमें आपस में नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो इसलिए कर लेते हैं कि शांति बनी रहे, उसको बोलते हैं मोडस विवेंडी। रिपेरियन, रिपेरियन ये वर्ड कहां आया न्यूज में बता देता हूं। जब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात चल रही थी कि हम इसे हटा लेना चाहिए, देखिए रिपेरियन क्या होता है, कोई भी चीज जो तट के पास होती है वो है रिपेरियन। जैसे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तट के पास है, समुद्र के पास है। गोवा, तो कोई भी चीज जनरली, लेकिन हम समुद्र के लिए यूज नहीं करते रिपेरियन, हम यूज करते हैं नदी के लिए। नदी के लिए यूज होता है, समुद्र के लिए नहीं यूज करते। नदी हो गया या कोई लेक हो गया, झील हो गई, तो नदी के किनारे जो है वो रिपेरियन है। अब 2 वर्ड होते हैं न्यूज में आते हैं, एक होता है अपर रिपेरियन, एक होता है लोअर रिपेरियन। जैसे फॉर एग्जांपल सिंधु नदी भारत से होकर पाकिस्तान जाती है तो हमें फायदा है क्योंकि हम ऊपर की तरफ हैं, हम चाहें तो पानी रोक सकते हैं, यानी हम अपर रिपेरियन हो गए और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन हो गया। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भारत आती है, तिब्बत से निकलती है, तो उस सेंस में हम लोअर रिपेरियन हो गए और चाइना अपर रिपेरियन हो गया। तो जो अपर रिपेरियन होता है उसे एडवांटेज रहता है क्योंकि नदी का ओरिजिन अपर रिपेरियन से लोअर रिपेरियन की तरफ जाती है, ढलान पे जाती है। तो ढलान पे जो नीचे होता है वो लोअर होता है, नीचे होता है तो उसे बोलते हैं लोअर रिपेरियन, और ढलान पे जो ऊपर की तरफ होता है उसे बोलते हैं अपर रिपेरियन। पर्पल पैच, तो ये विराट कोहली के लिए आया था कि विराट कोहली का पर्पल पैच चल रहा है। देखिए पर्पल पैच होता है जब कोई आदमी का अच्छा समय चल रहा होता है, जब सब कुछ बढ़िया होता है, उसे सक्सेस मिल रही होती है बहुत ज्यादा, उसका अच्छा लक चल रहा होता है, तो उसे बोलते हैं पर्पल पैच। तो आजकल विराट कोहली को हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हर मैच में वो 100 रन मारेंगे क्योंकि उनका पर्पल पैच चल रहा है। तो हर कुछ इनके साथ अच्छा ही हो रहा है। अब तो कप्तान भी बन गए हैं, तो तीनों फॉर्म में कप्तान बन गए हैं, T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी। तो इनका पर्पल पैच चल रहा है, यानी अच्छा वक्त चलना, उसको बोलते हैं पर्पल पैच। जिंक्स, जिंक्स बोलते हैं मनूस। मनूस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बुरा बैड लक लेके आती है, बुरा नसीब लेके आती है, उसको बोलते हैं जिंक्स। जैसे कहते हैं कि अगर बिल्ली आप देख लो रात में जिसकी आंखें चमक रही हो तो कुछ बुरा होने वाला है, यानी वो जिंक्स कर दिया उसने, या बिल्ली रास्ता काट गई। तो अलग अलग तरह से यूज होता है वर्ड जिंक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस विक्ट्री के साथ टीम ने जो हमारा जिंक्स है वो तोड़ दिया जो कई महीनों से चल रहा था। यानी कहने का मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हमेशा भारत से हारता है, तो कहते हैं ये जिंक्स किया हुआ है, यानी ये एक इनका बहुत बुरा वो है, नसीब है, और इसको तोड़ा आसानी से नहीं जा सकता। पर मान लीजिए पाकिस्तान कल को भारत से जीत जाता है वर्ल्ड कप में, तो ये कहा जाएगा कि जो जिंक्स है उन्होंने तोड़ दिया, यानी कि जो हर बार का जो बना हुआ एक वो था
कहते हैं कि नजर लगा दी, वो टूट गई, तो उसको बोलते हैं जिंक्स। आइल, खूबसूरत शब्द है, बहुत खूबसूरत, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स, मेरे फेवरेट वर्ड्स में से एक है आइल। देखिए दो तरह का आइल होता है, एक तो होता है ISLE आइल, तो इसका मतलब तो होता है टापू, आइलैंड, आइलैंड को छोटा करके लिख देते हैं आइल, लेकिन ये वो वाला आइल नहीं है, ये है AISLE आइल। तो ये मेरा फेवरेट शब्द क्यों है ये भी बताता हूं। आइल का मतलब होता है जब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं आप विवाह विवाह शादी में गए, तो वहां स्टेज बना होता है और स्टेज के तरफ जाने वाला रास्ता होता है। अब जो स्टेज की तरफ जाने वाला रास्ता है उसके लेफ्ट साइड में भी कुर्सियां रखी होती है, राइट साइड में भी कुर्सियां रखी होती हैं, लेकिन बीच में रास्ता होता है। तो जब भी कोई रास्ता हम बीच में से निकालते हैं किसी चीज में, बैठने वाली जो जगह होती है उनके बीच में से, तो उसको बोलते हैं आइल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी विमान में गए हैं, तो अगर आप विमान में कभी उड़े हैं तो 3 सीट होती हैं जनरली, एक होती है विंडो की तरफ, एक होती है बीच में और एक होती है आइल की तरफ। क्योंकि विमान में अगर आप बैठेंगे, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा, अगर आप नहीं भी बैठे हैं, एक होता है लेफ्ट में लोग बैठते हैं 3 सीट होती हैं, एक राइट में 3 सीट होती हैं और बीच में चलने का रास्ता होता है। तो वो चलने का जो रास्ता है जो गलियारा है उसे बोलते हैं आइल। तो अगर एयर होस्टेस होती है यानी विमान परिचारिका, वो आपके पास आके पूछती है आपको कौन सी सीट चाहिए, विंडो वाली चाहिए कि आइल वाली चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछती है। तो आजकल तो वैसे आप शुरू में ही सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी सीट, लेकिन कई बार कई ऐसे विमान होते हैं जिनमें सीट नंबर फिक्स नहीं होता। जैसे कई बार मैं स्पाइस जेट में मैंने ट्रैवल किया है, उसमें सीट नंबर नहीं देते, बस उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, जो पहले विमान में चढ़ा वो अपनी पसंद की सीट ले सकता है। तो ऐसे में कई बार विमान परिचारिका पूछ लेती हैं विमान में जैसे ही आप अंदर जाते हैं कि आपको विंडो वाला सीट चाहिए कि आपको आइल वाला चाहिए, यानी जो बीच में रास्ता है उसकी तरफ वाला चाहिए। तो बीच में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं आइल। और एक बहुत अच्छा कहावत है इससे रिलेटेड, वॉक डाउन द आइल। तो ये नीचे मैंने इस पर एक सेंटेंस भी बनाया है। वॉक डाउन द आइल मतलब होता है शादी आपकी हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ईसाई धर्म होता है उसके अंदर क्या होता है, ईसाई धर्म में लड़का और लड़की जो हैं वो दोनों साथ चलते हैं। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जैसे लड़का जो होता है वो ऑलरेडी पहले स्टेज पे जाके बैठ जाता है, या कई बार लड़की बैठ जाती है और फिर दूल्हा आता है या बाद में दुल्हन आती है कोई एक। लेकिन ईसाई धर्म में दोनों साथ आते हैं, जनरली जो दोनों साथ आते हैं और वो दोनों स्टेज की तरफ जाते हैं, फिर एक साथ वॉक करते हैं, तो उसे बोलते हैं वॉक डाउन द आइल। यानी जब किसी की शादी होती है तो उसे बोलते हैं वॉक डाउन द आइल। तो ये एक बहुत अच्छा इडियम है जो बार बार आता है। तो आइल इस सेंस में यूज होता है। और ISEL में मतलब आइलैंड या टापू। बाइफरकेट, जब कोई एक चीज दो में डिवाइड हो जाती है उसको बोलते हैं बाइफरकेट। मान लीजिए मैं एक गली में जा रहा हूं और गली में आगे टी पॉइंट आता है और टी पॉइंट एक लेफ्ट में मुड़ रहा है एक राइट में मुड़ रहा है, तो वो बाइफरकेट हो रही है गली, यानी एक दो में डिवाइड हो रही है। अब ये नदी जो देख रहे हैं आप इस डायग्राम में, ये आगे जाके दो हिस्सों में बट गई है, इसे बोलते हैं बाइफरकेट होना। टिकलिश, देखिए टिकल मतलब होता है गुदगुदी, टिकल से वर्ड बना टिकलिश, लेकिन इसका गुदगुदी से कोई लेना देना नहीं है। टिकलिश मतलब होता है जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को गुदगुदी करें और वो बुरा मान जाए, कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति आसानी से बुरा मान जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो छुई मुई जैसा है, छुई मुई के पौधे जैसा है, ये तो बहुत नाजुक है, यानी टिकलिश है। यानी आसानी से बुरा मान जाता है, आसानी से वल्नरेबल है, थोड़ा सा चिढ़ जाता है, उसको बोलते हैं टिकलिश। लेकिन ये वस्तुओं के लिए भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई कांच का गिलास है तो आप उसे अच्छे से हैंडल करोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो टूट जाएगा, तो वो भी टिकलिश है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो बहुत केयरफुली, बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको करनी पड़े, उसका ध्यान रखना पड़े, काफी केयर करनी पड़े उसकी, उसको हैंडल करने बहुत अच्छे से करना पड़े, तो उसको बोलते हैं टिकलिश। तो ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है या ये कोई मुद्दा भी हो सकता है टिकलिश। जैसे आजकल जलीकट्टू का मुद्दा है, ये तमिल के लोगों के लिए, जो तमिलनाडु के लोग हैं उनके लिए बहुत टिकलिश मुद्दा है, यानी इस पे वो आसानी से नाराज हो सकते हैं, उनके लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो संवेदनशील को बोलते हैं टिकलिश। आर्मर, बहुत ही खूबसूरत शब्द है आर्मर, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। आर्मर की स्पेलिंग वैसे इसमें ARMOR लिखी है, लेकिन जो ये अमेरिकी स्पेलिंग है जनरली आपको मिलेगी UR के साथ, ARMOUR। आर्मर बोलते हैं जो आप लड़ाई में जाते वक्त जो पोशाक पहनते हैं। अगर शुद्ध हिंदी की बात करूं तो इसे बोलते हैं जिबे बख्तर। तो आजकल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इतनी शुद्ध हिंदी आपने सुनी होगी, जिबे बख्तर। जैसे पहले जो राजा महाराजा जाते थे वो ऐसा लिबास पहन के जाते थे, उसको बोलते हैं आर्मर। अब आर्मर शब्द मैंने इसलिए कवर किया है जानबूझ के, आर्मर कैसा लिबास होता है, जरूरी नहीं है फिजिकल लिबास होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने जाते वक्त, अगर हमारे घर से कई बार जो मदर है हमारी हमें दही और गुड़ खिलाती हैं, वो कहती हैं कि ये आपकी हर बुरी नजर से रक्षा करेगा, तो वो भी एक आर्मर है। आर्मर का मतलब जरूरी नहीं है कुछ पहना हुआ हो, कुछ फिजिकल जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी दूसरी चीज से बचाए वो आपका आर्मर है। तो आर्मर के रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है जो मैं कवर करूंगा। सबसे पहला है चिंक इन वंस आर्मर।
चिंक इन वंस आर्मर होता है अगर आपके जिबे बख्तर में या आपके लिबास में कोई कमी रह जाए। कहने का मतलब अगर आपकी कोई चीज वीक हो तो दुश्मन वहीं अटैक करता है, उसे बोलते हैं चिंक इन वंस आर्मर। और अंग्रेजी में एक और इडियम है जिसका मतलब भी यही होता है, वो है एक्लीज हील। एक्लीज हील मतलब आपकी सब चीजें स्ट्रांग है, बस एक चीज कमजोर रह गई और दुश्मन वहीं पे हमला करेगा, उसे बोलते हैं एक्लीज हील। और दूसरा होता है नाइट इन शाइनिंग आर्मर। ये जनरली लड़कियां बोलती हैं। नाइट इन शाइनिंग आर्मर मतलब कोई ऐसा राजकुमार आएगा जो हमें मुसीबत से बचाएगा, या इस सेंस में यूज होता है नाइट इन शाइनिंग आर्मर। जैसे हमारा युवराज आएगा हमें लेने, हम मान लीजिए बहुत मुसीबत में होंगे या बुरे वक्त में होंगे और अचानक हमारा युवराज आएगा घोड़े पर बैठा हुआ, बहुत ही ज्यादा बहादुर साहसी एक राजकुमार की तरह, तो उसे बोलते हैं नाइट इन शाइनिंग आर्मर। तो ये हैं दो जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इडियम्स। तो ये थे जनवरी, दिसंबर और नवंबर महीनों के हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करते हैं, जिससे आपका पूरा फोकस सिर्फ वोकैब पे रहे और जब न्यूज़ हो तो सिर्फ न्यूज़ पे रहे। तो ये मैं कंटिन्यू रखूंगा। अगला वीडियो आज से सही 2 हफ्ते के बाद आपके समक्ष फिर रखूंगा हिंदी भाषा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स।